चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और आपको उत्सुकता होंगी कि 9 मंथ रिजल्ट्स रूट मोबाइल कंपनी के क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से आप सभी का इस 9 मंथ रिजल्ट श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम रूट मोबाइल, जिनका स्लोगन है कम्युनिकेशन सिंप्लीफाइड, इसके 9 मंथ रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये आपके और मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि इनर रिव्यू एक्सेलरेटिंग बिजनेस नाम की वेगजिन ने इंडिया बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनर प्रॉफिट फ्रॉम इट को अवार्ड दिया हुआ है। इट इज अमॉन्ग द 10 बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आती है और इसके लिए हमारे आदरणीय पीयूष सर और प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली हकदार है। और मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि मैं भी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का एक सदस्य हूं। तो चलिए दोस्तों, रूट मोबाइल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इसका ऑपरेशन बिजनेस कैसा क्या चलता है। तो दोस्तों, आज आप और मैं सबके पास में मोबाइल है और हम लोग बैंकिंग, इंटरनेट, हेल्थ केयर, मीडिया, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, ट्रेवल, इन सभी चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। जैसे बैंक में आपने कोई लेन देन किया तो उसका फट से आपके पास में ओटीपी आ जाता है, मैसेज आ जाता है। टिकट कोई बुक किया तो उसका टिकट भी इंटरनेट के थ्रू हो जाता है और उसका मैसेज आ जाता है। ट्रेवल टिकट भी हमने जो बुक किया तो उसके बारे में हमको सब अपडेटेड जानकारियां मैसेजिंग के थ्रू मिलती रहती है। तो रूट मोबाइल का मेनली यही क्लाउड बिजनेस का काम है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैसेजिंग के कारोबार में ओटीपी, बिजनेस मैसेज, सी पास, व्हाट्सएप नाम के मैसेज एक्सचेंजेस होते रहते हैं। इनका ऑपरेटर रूट हब और रूट शील्ड आईवीएन भी ये काम करते हैं। वॉइस मैसेजेस में आईवीआर, मिस कॉल, कॉल सेंटर है। ईमेल में रूट मेलर है। आइडेंटिफाई एंड वेरिफिकेशन भी है और बी स्मोक सॉल्यूशन भी ये लोग देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं मिलकर 9 मंथ रिजल्ट एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। तो सबसे पहले हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो बीएसई ने इसे अदर टेलीकॉम सर्विसेज नाम के सेक्टर में रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो सेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि ये सभी कंपनियों का मार्केट कैप करीबन 1,12,500 करोड़ के करीब है, जिसमें से हम देखते हैं कि इंडस टावर का करीबन 70% शेयर है। रूट मोबाइल का मार्केट कैप में 10.4% के करीब शेयर है और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 10.2% के करीब है। अब हम सेल्स की बात करते हैं तो सभी कंपनियां करीबन जो है 24,300 करोड़ के करीब सेल्स करती है। इंडस टावर का सर्वाधिक शेयर है सेल्स में 58% के करीब। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 20% है। रूट मोबाइल का 5.8% और जीटीपीएल नाम की कंपनी का 10.4% है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो इंडस टावर का करीबन 85% प्रॉफिट में शेयर है। वहीं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का हम देखते हैं कि 6% के करीब प्रॉफिट में शेयर है और रूट मोबाइल का 3% के करीब प्रॉफिट शेयर है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे क्वालिटी एनालिसिस की। तो हम देखते हैं कि सभी कंपनियां मिलकर करीबन 11% के करीब जो है एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही हैं। इंडस टावर का सर्वाधिक है, करीबन 27 के करीब नेट प्रॉफिट मार्जिन है। रूट मोबाइल का 10 है। वहीं जीटीपीएल जैसी कंपनी, ऑन मोबाइल जैसी कंपनी का 8 है। अब हम रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करते हैं, यानी इन्वेस्टर ने जो शुरू में पैसा लगाया उसके मुकाबले में कितने गुना प्रॉफिट कमाते हैं। तो रूट मोबाइल के इन्वेस्टर 2 टाइम्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर 3 टाइम्स कमाते हैं और इंडस टावर के इन्वेस्टर 1 गुना अपने प्रॉफिट का हर वर्ष कमा रहे हैं। अब इंटरेस्ट केयर कवरेज रेशियो यानी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी कैसी है, इससे हमें कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है ये हमें जान पड़ता है। तो हम देखते हैं कि रूट मोबाइल का करीबन 60 के करीब जो है आईसीआर नंबर आता है और ऑन मोबाइल का 69 के करीब है। तो जिस कंपनी का जितना अधिक आईसीआर रहता है उस कंपनी को हम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी मानते हैं। अब दोस्तों, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो रूट मोबाइल करीब करीब डेप्ट फ्री कंपनी है, 0% डेप्ट के साथ में। इंडस टावर के ऊपर 80% का डेप्ट है और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर 67% का डेप्ट है। अब चलिए दोस्तों, हम बिहेवियर साइंस की बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जब से हमारे पास डाटा है तब से कंपनी रूट मोबाइल ने कैसे क्या सेल्स में ग्रोथ करी है, प्रॉफिट में कैसे ग्रोथ करी है।
तो दोस्तों चलिए हम सेल्स की बात करते हैं। तो 2013 से मेरे पास में डाटा अवेलेबल है और हम देखते हैं कि करीबन 56 करोड़ का 2013 में सेल्स था, जो आज बढ़कर करीबन 1500 करोड़ के करीब हो गया है। यानी 50% कगार के रूप में इनका सेल्स बढ़ा हुआ है और 25 गुना सेल्स में वृद्धि हुई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट हम देखते हैं कि मात्र 8 करोड़ का प्रॉफिट 2013 में करती थी, जो बढ़कर करीबन अब 135 करोड़ से अधिक हो गया है। यानी 40% कगार के दर से इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और 16 गुना प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं करीबन 6 से लेकर 17% तक के मार्जिन पर रूट मोबाइल ने अपना बिजनेस किया हुआ है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देखते हैं तो करीबन 5 से लेके 2.29 जो गत वर्ष की थी, इनके इन्वेस्टर ने अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हर साल प्रॉफिट कमाया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी यानी हम इन्वेस्टर के लिए कैसा रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो हम देखते हैं कि 2021 वाले वर्ष में रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए 20% के करीब थी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का 65% हिस्सा है। वहीं म्यूचुअल फंड, अल्टरनेट फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस का 7% करीब हिस्सा आता है। वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का करीबन 15% के करीब इसमें हिस्सेदारी है। और हम देखते हैं कि इसका आईपीओ आए अधिक टाइम नहीं हुआ, तो रिटेल इन्वेस्टर की अभी का करीबन 12% के करीब हिस्सेदारी है। अब दोस्तों आने वाले दिनों में यह देखना पड़ता है कि इस अच्छी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर कितने दिन तक जमे रहते हैं, टिके रहते हैं। मेनली मेरा तो यही थर्स्ट रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर अच्छी कंपनियों में पार्टिसिपेट करे, उनमें बाय करे, तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों रूट मोबाइल में कैसा वेल्थ क्रिएट होगा, हम इसकी अच्छाई और बुराइयों के बारे में जानते हैं, जो हमें अगली स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों इसका कंट्री वाइज रेवेन्यू की बात करें तो यूके से करीबन 52% इनको बिजनेस मिलता है, इंडिया से 29%, दुबई से 10% और नाइजीरिया से 6% और दूसरे देशों से 3% के करीब मिल रहा है। अब दोस्तों हम करंट ट्रेंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 4 क्वार्टर का सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस का करंट ट्रेंड है। तो हमने देखा कि Q1 के अंदर सेल्स के अंदर 47% का ग्रोथ आया था YOY में, 12 मंथ्स के अंदर सॉरी, और Q1 के अंदर हमने देखा कि 22% का ग्रोथ आया, फिर 23% का H1 में, और 9 मंथ में हम लोगों ने 31% का हम सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 12 मंथ में 93% का प्रॉफिट ग्रोथ था YOY में, Q1 में 26% का रहा, 27% का H1 में रहा, और इस क्वार्टर के अंदर 9 मंथ वाले जो क्वार्टर आया है उसमें YOY हमने देखा है कि 29% का प्रॉफिट में ग्रोथ रहा है। अब ईपीएस की बात करते हैं तो 12 मंथ में ईपीएस में 79% करीब ग्रोथ आया, फिर 8% के करीब Q1 में आया, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा अपना इक्विटी बढ़ा दिया है जिससे कि ईपीएस कम हुआ है। 11% जो है H1 में आया और 12% 9 मंथ के रिजल्ट में इनका ईपीएस ग्रोथ आया है। तो चलिए दोस्तों मेजर कॉस्ट की बात करते हैं कि मेनली कंपनी के खर्चे कहां पर बढ़े हैं, कहां पर घटे हैं। तो यहां पर 9 मंथ 2022 और 2021 का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनका मेनली मैसेज बाइंग सेंटर्स इनको लेना पड़ते हैं, तो उसके जो खर्चे हमने देखे हैं कि करीबन 29% से उनके खर्चे उसमें बढ़े हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट भी काफी बढ़ गई है, करीबन 52% के करीब एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी एज कंपेयर टू 9 मंथ 2021 के मुकाबले बढ़ी है। पर एक चीज अच्छी है कि इनका फाइनेंस जो है यानी वह कम हुआ है -26% से, और दूसरे इतर खर्चे भी करीबन इनके 69% से बढ़े हैं। अब दोस्तों हम सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करते हैं कि पिछले साल के 9 माही नतीजों में और इस वर्ष के 9 माही नतीजों में क्या फर्क आया है। तो हमने देखा है, देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर कि 30% के करीब यूके से इनके बिजनेस में वृद्धि हुई है, पर इंडिया में इनका बिजनेस -22% से कम हुआ है। दुबई में 36% की वृद्धि हुई है और नाइजीरिया के बिजनेस में 42% के परसेंटेज से वृद्धि हुई है, और दूसरे इतर देशों से करीबन 90% के करीब इनके सेल्स में वृद्धि हुई है। अब दोस्तों चलिए फ्यूचर एस्टिमेट्स करते हैं कि क्या वाकई में ये वेल्थ क्रिएटर है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि इस वर्ष जो है इसका रेवेन्यू करीबन 1828 करोड़ के करीब रह सकता है,
और प्रॉफिट जो है हम देखते हैं कि 170 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रह सकता है। और ईपीएस में उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष का अंत होते होते तक 28 का इनका ईपीएस रहे। और इसका फेयर वैल्यू जो है इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि करीबन 1250 के करीब इसका फेयर वैल्यू रहेगा। अब 2030 की बात करते हैं तो मैं एस्टिमेट करके चलता हूं कि करीबन 11,000 के करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा, 600 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा, 97 रुपीस के करीब इनका ईपीएस रहेगा और फेयर वैल्यू करीबन 5,100 के करीब रह सकता है। और 2035 की बात करें तो करीबन 27,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा, 1,300 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा, 213 के करीब इनका ईपीएस रहेगा और फेयर वैल्यू में उम्मीद करता हूं कि 11,000 के करीब 2035 में इनकी रहेगी। थोड़ा हम 9 मंथ रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी किस किस फील्ड के अंदर ऑपरेट करती है। तो इनके पास में करीबन 7 फायरवॉल लोकेशन से अभी और 2 अपकमिंग है, 10 वर्चुअलाइज डाटा सेंटर से 14 हब्स है, 400 प्लस ग्लोबल एम्प्लॉइज बेस है और 265 प्लस सुपर नेटवर्क वाइड स्प्रेड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीच नेटवर्क है। अब दोस्तों ये 2004 से रूट मोबाइल की जर्नी चालू हुई थी और हम तब से देख रहे हैं कि इनका बिजनेस हमेशा अप ट्रेंड में ही हो रहा है। अब दोस्तों मेनली रूट मोबाइल का बिजनेस फोकस जो है सी पास बिजनेस के ऊपर है, जो अभी 2021 के डाटा के हिसाब से करीबन 9 बिलियन था और 2026 आते आते तक करीबन 35 बिलियन के करीब होगा। तो रूट मोबाइल जो है इसमें अधिक से अधिक हिस्सेदारी लेना चाहते हैं और जैसे जैसे इनकी हिस्सेदारी बढ़ते जाएगी तो नेचुरली इनका बिजनेस बढ़ते जाएगा और इनका प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा और मार्जिन भी बढ़ते जाएंगे। तो उसका रिफ्लेक्शन हम प्राइस में भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहली पहली स्लाइड में बताया था कि ये इनके मेनली मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है, इस स्लाइड में आप देखेंगे। अब दोस्तों रूट मोबाइल ने एक और अच्छी चीज करी है कि ये जो न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू मोमेंटम है, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं। तो इस वर्ष हम देखते हैं कि 87% का वाईओवाई इनके बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, यानी करीबन 51 करोड़ का इन्हें नए प्रोडक्ट के हिसाब से इनको बिजनेस मिला हुआ है। अब दोस्तों एक संस्था है एस्टेब्लिश लीडर के नाम से इसको नवाजा गया हुआ है, जूनिपर रिसर्च कॉम्पिटिटर लीडर बोर्ड सी पास वेंडर्स में ये सबसे एस्टेब्लिश लीडर के रूप में ख्यात हुआ है। अब दोस्तों टेक्निकल्स की बात करते हैं। अब हमने तो सब इतिहास देख लिया, करंट ट्रेंड देख लिया, फ्यूचर ट्रेंड जान लिया, अब इसको हम खरीदे कहां। तो जैसे मैंने फंडामेंटल वैल्यू बताई थी करीबन 1250 के करीब आ रही है, पर टेक्निकली इसमें कहां एंट्री लेना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले कई महीनों से ये करेक्शन में चल रहा है, तो इसके अंदर टेक्निकली हमें एंट्री 1800 से 1400 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट करिए और नियर टर्म टारगेट इसका हमें 2700 के करीब नजर आता है। अब दोस्तों कंक्लूजन में ये देना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है बट इमर्जिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो एंड डिजिटल इंडिया ड्राइव विल डेफिनेटली हेल्प इन दिस। तो अपने पोर्टफोलियो में आप 1 से 2% का अलोकेशन रख सकते हैं। अब ये अलोकेशन 1 से 2% का इसलिए रख सकते हैं क्योंकि इनका मेन जो खर्चे है मैसेज बाइंग सेंटर, तो उसके ऊपर अधिक से अधिक खर्चा होता है और इसका हम लोगों ने अभी इसी वर्ष से देखा है कि इंडिया में इनके बिजनेस में करीबन -22% का डी ग्रोथ आया है। ट्राई जो अपने रेगुलेशन करती है रेट्स के बारे में, तो इनके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा इन चीजों को देखते हुए मेरी आपको यह सलाह है कि आप 1 से 2% इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो अलोकेशन रख सकते हैं। अंत में मैं डिस्क्लोजर ये देना चाहूंगा कि दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर एजुकेशन पर्पस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और यदि आपको मेरा ये 9 मंथ रिजल्ट एनालिसिस का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर लाइक करें और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली एंड टू यू।